हमेशा से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत जोरदार और लंबे समय तक चलने वाली स्टोरी लाइन्स के लिए मशहूर रहा है। एक लंबी स्टोरी लाइन के काम करने के लिए उसमें मजेदार किरदार और उनके उद्देश्य जुड़े होने चाहिए और डब्ल्यूडब्ल्यूई को धीरे धीरे उस कहानी में परत दर परत जोड़ना चाहिए ताकि वो जितनी हो सके उतनी मनोरंजक बनी रहे। जिसके बाद इस तरह की स्टोरी लाइन आखिरकार एक बड़े पे पर व्यू मैच में बदलती है। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस कहानी में अच्छा काम किया है तो इस तरह के पे पर व्यू से कंपनी और रेसलर्स को अच्छे पैसे और तारीफें दोनों मिलती हैं। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास की 10 सबसे लंबी स्टोरी लाइन्स की बात करेंगे। उससे पहले ऐसे हीरोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारा नया चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स भी जरूर देखें। नंबर 10, डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस। 2 जून 2014 वो दिन था जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने द शील्ड को अलग करने का बड़ा फैसला किया था। द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे फेमस ग्रुप्स में से एक थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को समझ आ गया था कि अब वो 3 बहुत बड़े स्टार्स बन चुके हैं और अब उनके अलग अलग रास्तों पर जाने का समय आ चुका है। रोमन रेंस को जल्द ही मेन इवेंट सीन में डाल दिया गया और वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डीन एम्ब्रोस का फ्यूड सेथ रॉलिंस के साथ शुरू कर दिया, जो द शील्ड के टूटने का कारण था। 2014 के पूरे समर के दौरान इन दोनों का फ्यूड जारी रहा और रिंग के अंदर इनकी केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त लगती थी। इनके मैचेस फैंस और क्रिटिक्स को काफी पसंद आ रहे थे और आखिरकार हेल इन अ सेल के पे पर व्यू के मेन इवेंट में इन दोनों को मौका मिला, वो भी रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की जगह। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगले कुछ सालों तक इनके फ्यूड को बार बार दोहराया और ये स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई की पीजी एरा की सबसे लंबी स्टोरी लाइन्स में से एक बन चुकी है। 2015 में इन दोनों ने टाइटल के लिए फ्यूड किया था और यहाँ तक कि मनी इन द बैंक पे पर व्यू में भी इन दोनों का एक शानदार लैडर मैच हुआ था। 2018 में एक बार फिर से इन दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन इस बार इनका किरदार बिल्कुल बदला हुआ था क्योंकि इस बार एम्ब्रोस एक हील के तौर पर लड़ रहे थे। हालांकि इनकी दुश्मनी के इस हिस्से में क्रिएटिविटी के नजरिए से कुछ दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी इसमें यह साफ दिख रहा था कि ये दोनों एक साथ कितना बेहतर काम करते हैं और उम्मीद है कि इन दोनों को अपनी दुश्मनी की कहानी में एक आखिरी चैप्टर जोड़ने का मौका जल्द ही मिलेगा। नंबर 9, जॉन सीना वर्सेस द रॉक। जब 2011 में द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए तो ये साफ था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई द रॉक वर्सेस जॉन सीना की तैयारी में है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये घोषणा करने के लिए एक खास तरीका अपनाया जिसमें इन्हें पूरे 1 साल का नोटिस दिया गया, क्योंकि रेसलमेनिया 27 के बाद वाले रॉ के एपिसोड में दोनों रेसलर्स ने रेसलमेनिया 28 के मेन इवेंट में एक दूसरे का सामना करने का फैसला किया। इसका मतलब ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इन दोनों का मैच बनाने के लिए पूरे 1 साल का समय था और इसका ज्यादातर भार जॉन सीना के कंधों पर ही था, क्योंकि इस दौरान द रॉक लगभग 90% समय के लिए गायब ही रहते थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 28 के इस मैच को पूरी जिंदगी में केवल एक बार होने वाले मैच की तरह एडवर्टाइज किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेसलमेनिया 29 में इनका एक रीमैच भी बुक कर दिया। इसका मतलब ये था कि ये स्टोरी लाइन जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से इस दुश्मनी की लेगेसी भी खतरे में पड़ गई थी। नंबर 8, ब्रेट हार्ट वर्सेस ओवेन हार्ट। 1990 के शुरुआती दशक के सबसे मजबूत स्टोरी लाइन्स में से एक ब्रेट हार्ट और उनके भाई ओवेन हार्ट के बीच के फ्यूड की थी। शुरुआत में इन दोनों को एक अच्छे रिश्ते और साझेदारी में दिखाया गया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ओवेन अपने भाई की सफलता से जलने लगे और इसकी वजह से ही ओवेन अपने ही भाई के खिलाफ हो गए। इस स्टोरी ने काफी अच्छा काम किया क्योंकि ये समय के साथ आगे बढ़ी और ये सब खुद ब खुद हुआ। आखिरकार इन दोनों भाइयों का रेसलमेनिया 10 में एक ऑल टाइम क्लासिक मैच हुआ और उसके बाद ये 1994 के समर स्लैम इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए भी एक दूसरे के सामने आए। ओवेन और हार्ट अगले कई सालों तक जानी दुश्मन बने रहे, लेकिन 1997 में इन दोनों ने एक बार फिर से हाथ मिलाया और एक बेहतरीन ग्रुप बनाया जिसका नाम था न्यू हार्ट फाउंडेशन। हालांकि कुछ लोग इन दोनों के साथ आने की आलोचना करते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर भी इन्होंने कुछ बेहतरीन और खास मैचेस दिए हैं। ये हार्ट बनाम हार्ट की दुश्मनी साल दर साल आगे बढ़ी थी और इसने दोनों ही रेसलर्स के करियर को नई पहचान दिलाने में बहुत मदद करी है। हालांकि ब्रेट को हमेशा से ही मेन इवेंट का एक रेसलर माना जाता था, लेकिन इस फ्यूड की वजह से फैंस को समझ आ गया कि ओवेन भी एक बड़े खिलाड़ी हैं और उनके अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सारी खूबियां मौजूद हैं। नंबर 7, द रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। द रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की दुश्मनी को डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे खास और अहम फ्यूड माना जाता है। इन दोनों के फ्यूड की शुरुआत 1997 में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए लड़ने के साथ हुई और हालांकि ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक मिड कार्ड टाइटल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि ये दोनों रेसलर्स रिंग में एक साथ काफी अच्छा काम करते हैं क्योंकि इनके मैचेस बहुत शानदार होते थे और ऐसा लगता था जैसे ये एक दूसरे के खिलाफ ही रेसलिंग करने के लिए बने थे। इसके 2 साल बाद दोनों ही रेसलर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में कामयाबी के शिखर पर थे और दोनों ही बहुत बड़े स्टार्स बन चुके थे और इसी वजह
वजह से इन दोनों ने WWE टाइटल के लिए रेसलमेनिया 15 के मेन इवेंट में हिस्सा लिया और एक बार फिर से इनका बहुत शानदार काम देखने को मिला। WWE ने इन दोनों के मैचेस का ऑरा हमेशा एक जैसा बनाए रखा और जब भी ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर होते थे तब इनके बीच के इतिहास की बात हमेशा करी जाती थी। लेकिन WWE इन दोनों 1-on-1 मैचेस को खास बनाए रखना चाहती थी क्योंकि वो जानते थे कि इससे वो बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। 2001 में एक बार फिर से टाइटल के लिए एक मैच में इन दोनों का आमना सामना हुआ और उन्होंने रेसलमेनिया 17 के मेन इवेंट में हिस्सा लिया। ये मैच उनका एक दूसरे के खिलाफ सबसे शानदार मैच माना जाता है और इसी मैच में ऑस्टिन हील भी बने थे। 2001 में इनके और भी मैचेस हुए थे और फिर आखिरकार 2003 में इनकी यादगार दुश्मनी खत्म हुई। इन दोनों का सामना रेसलमेनिया 19 में ऑस्टिन के पहले रिटायरमेंट मैच में हुआ था और ये ऑस्टिन के लेजेंडरी करियर के लिए सबसे बेहतरीन अंत था और साथ ही साथ WWE की सबसे प्रभावशाली स्टोरी लाइन के लिए बिल्कुल सही और इज्जतदार अंत भी। नंबर 6, ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स। ट्रिपल एच को शॉन माइकल्स के खिलाफ लड़ते हुए देखना एटीट्यूड एरा के दौरान फैंस के लिए एक सपना जैसा ही था और जब 2002 में HBK WWE में वापस आए तब उनके पास आखिरकार इस दुश्मनी को दिखाने का मौका आ गया था। 2002 के समर्स में ट्रिपल एच ने HBK को धोखा दिया था जिसकी वजह से समर स्लैम इवेंट में इन दोनों का एक क्लासिक मैच हुआ। इस मैच से ये फिर से साबित हो गया कि HBK एक महान परफॉर्मर है और साथ ही ये भी देखने को मिला कि असल जिंदगी में ये दो बेस्ट फ्रेंड्स रिंग में एक साथ कितना अच्छा काम कर सकते हैं। इन दोनों का फ्यूड पूरे रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान चलता रहा और समय के साथ इनके मैचेस और भी बेहतर होते रहे। इन दोनों ने हर गिमिक मैच में एक दूसरे का सामना किया, चाहे वो 3 स्टेजेस ऑफ हेल हो या फिर हेल इन अ सेल मैच। और हालांकि ज्यादातर फैंस को ये पता था कि असल जिंदगी में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर भी इन दोनों ने अपने बहुत से फैंस को ये यकीन दिला दिया था कि ये एक दूसरे से सच में नफरत करते हैं। ये फ्यूड लगभग 4 सालों तक चलता रहा और ये तब खत्म हुआ जब इन दोनों ने अपने एक दुश्मन विंस मैकमैन से लड़ने के लिए हाथ मिलाया और अपने ग्रुप DX को एक बार फिर से बनाया। नंबर 5, हल्क होगन वर्सेस माचो मैन रैंडी सैवेज। माचो मैन रैंडी सैवेज और हल्क होगन की दोस्ती को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। रेसलमेनिया 4 के बाद इन दोनों की दोस्ती हुई और इन्होंने द मेगा पावर्स बनाया। हालांकि इन दोनों को दोस्तों की तरह देखना और एक टीम की तरह बड़े मैचेस में लड़ते हुए देखना काफी अच्छा लगता था, लेकिन इन दोनों को 1-on-1 मैच में डालकर काफी पैसा कमाया जा सकता था। WWE ने एक बहुत समझदारी वाला काम किया कि उन्होंने अचानक ही इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं दिखाया, बल्कि अगले 12 महीनों तक उन्होंने छोटी छोटी चीजें दिखाई। जैसे सैवेज होगन की सफलता से जलने लगे और उन्हें डर था कि कहीं होगन मिस एलिजाबेथ को उनसे छीन न ले। आखिरकार पानी सैवेज के सर के ऊपर से चला गया और उनकी दोस्ती टूट गई, जिसके बाद रेसलमेनिया 5 में इन दोनों का एक टाइटल मैच हुआ जिसमें होगन ने जीत हासिल करी। नंबर 4, ट्रिपल एच वर्सेस बैटिस्टा। एवोल्यूशन को स्टार्स बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया था और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। रैंडी ऑर्टन और बैटिस्टा दोनों ही WWE में मेन इवेंट के लायक रेसलर्स बन चुके थे, लेकिन WWE ने जिस तरह से बैटिस्टा की कहानी को संभाला वो काफी अच्छा था। एवोल्यूशन ने जब 2004 में ऑर्टन को धोखा दे दिया, उसके बाद बैटिस्टा को ये डर सताने लगा कि ट्रिपल एच उनके साथ भी ऐसा ही कुछ करेंगे। WWE ने बैटिस्टा को ट्रिपल एच से ज्यादा समझदार दिखाया और वो हमेशा ट्रिपल एच से एक कदम आगे रहते थे और उन्हें पता होता था कि ट्रिपल एच क्या सोच रहे हैं। WWE ने बैटिस्टा को ट्रिपल एच के खिलाफ करने के लिए बीज बोए और ये आखिरकार रोड टू रेसलमेनिया 21 के दौरान हो ही गया। ये स्टोरी लाइन बहुत शानदार थी और इसमें WWE ने अपना सबसे बेहतरीन काम दिखाया। इस कहानी को बहुत ज्यादा सफलता मिली क्योंकि रेसलमेनिया 21, जिसको बैटिस्टा वर्सेस ट्रिपल एच के मैच से हेडलाइन किया जा रहा था, उसके लगभग 1 मिलियन पे-पर-व्यू टिकट्स बेचे गए थे। इन दोनों के बीच का ये फ्यूड 2005 में भी चलता रहा और यहाँ तक कि 2019 में बैटिस्टा के आखिरी मैच के लिए इसको फिर से दिखाया गया। नंबर 3, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस मिस्टर मैकमैन। एटीट्यूड एरा का सबसे खास और अहम फ्यूड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और मिस्टर मैकमैन के बीच का था। ये फ्यूड बहुत ही ज्यादा शानदार था और कुछ फैंस तो इसे WWE के इतिहास का सबसे बेहतरीन फ्यूड भी मानते हैं। इस फ्यूड की शुरुआत 1998 में हुई थी जब मैकमैन ऑस्टिन को कंपनी का चेहरा नहीं बनाना चाहते थे। उनकी ये लड़ाई कई सालों तक चलती रही और मैकमैन ऑस्टिन के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करते रहे। इस फ्यूड की सफलता के पीछे ये कारण था कि ये WWE के इतिहास में पहली बार था जब एक रेसलर और WWE की अथॉरिटी के बीच कोई फ्यूड दिखाया जा रहा था और ये 90 के दशक के हर उस आदमी के हाल को दिखा रहा था जिसका कोई बॉस था। इस फ्यूड ने 2001 में एक अजीब मोड़ लिया जब ये दोनों स्क्रीन के सामने अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन 2001 के अंत तक मैकमैन एक बार फिर से ऑस्टिन की हर एक चीज से नफरत करने लगे। यहाँ तक कि जब ऑस्टिन 2003 में रिटायर हो गए थे तब भी WWE खास मौकों पर इस फ्यूड को वापस लाता रहा और रेसलमेनिया 38 में भी मैकमैन के ऊपर एक स्टोन कोल्ड स्टनर का भी इस्तेमाल किया गया इस फ्यूड के शुरू होने के 2 दशक बाद। नंबर 2, द ब्लड लाइन सागा। WWE ने 2020 के समर्स में कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा।
उन्होंने रोमन रेंस को हील बना दिया। इसके बाद रेंस और दी यूसोस के साथ ब्लड लाइन फैक्शन की एक स्टोरी लाइन शुरू हुई। ये स्टोरी लाइन अब कई साल से चलती आ रही है और इसमें सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ को भी जोड़ा गया है। इस स्टोरी लाइन के हर पहलू को बड़े ध्यान से और सोच समझकर दिखाया गया है। इस स्टोरी लाइन को और खास करके ज़ेन से जुड़ी हर चीज को दुनिया भर के फैंस का प्यार मिला है। ब्लड लाइन की कहानी WWE के लिए पैसों के मामले में भी काफी सफल रही है, क्योंकि ब्लड लाइन मर्चेंडाइज काफी समय से WWE की टॉप सेलर बनी हुई है और इस ग्रुप के साथ बनने वाले सेगमेंट्स को मिलियंस की गिनती में लोग देखते हैं। अभी इस स्टोरी लाइन को खत्म होने में बहुत समय लगेगा और जब भी ये कहानी खत्म होगी तब ये WWE की सबसे मशहूर स्टोरी लाइन्स में से एक के तौर पर याद करी जाएगी। नंबर 1, द अंडरटेकर वर्सेस केन। केन का डेब्यू काफी शानदार था, क्योंकि उससे कई महीने पहले से ही अंडरटेकर और पॉल बेरर उनके इर्द गिर्द एक कहानी तैयार कर रहे थे। जब तक केन 1997 के बैड ब्लड पे-पर-व्यू में WWE में आए, तब तक फैंस को पता चल चुका था कि वो कौन है और एक किरदार के तौर पर उनका क्या काम है। इन दो सौतेले भाइयों के बीच की कहानी को बहुत अच्छे से बनाया गया था और ये भी एक बड़ी वजह है कि फैंस अभी तक इस स्टोरी लाइन के खास होने की बात करते हैं। WWE ने समझदारी दिखाते हुए इन दोनों का पहला मैच रेसलमेनिया 14 तक बचा कर रखा था। इसकी वजह से इस मैच के लिए फैंस की उत्सुकता बस बढ़ती ही जा रही थी। इन दोनों भाइयों का फ्यूड पूरे एटीट्यूड एरा के दौरान जारी रहा और हर बार WWE उनकी कहानी में एक नई परत डालती रहती थी, जिसकी वजह से ये उनकी सबसे शानदार कहानी बन गई। जब ये दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तब इनको एक टैग टीम के तौर पर टीवी में दिखाया जाता था और फैंस उसमें भी उतनी ही दिलचस्पी लेते थे। ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की ये जोड़ी हर उम्र के फैंस के बीच बहुत फेमस हो चुकी थी। इन दोनों का फ्यूड WWE के अगले 2 एरा में भी जारी रहा। उन्होंने 2004 में भी फ्यूड किया और आखिरकार रेसलमेनिया 20 में भी एक दूसरे का सामना किया और यहाँ तक कि PG एरा में वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए 2010 में भी इनका फ्यूड हुआ था। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE के इतिहास की 10 सबसे लंबी स्टोरी लाइन्स। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जहां विंस मैकमैन के सामने रेसलर्स बोल नहीं पाते, वहीं कुछ रेसलर्स ने उनके सामने अपनी आवाज भी उठाई है। ऐसे रेसलर्स को जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।